हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसके अंतर्गत पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है, उस विद्यालय का नाम, फिर दिनांक लिखते हैं, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है, जैसे इसके अंतर्गत है अनुकूलन। इसके बाद सामान्य उद्देश्य कि किस उद्देश्य से टीचिंग किया गया है। इसके अंतर्गत पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा है छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, और तीसरा है छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं, जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्रों को अनुकूलन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र अनुकूलन के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में अनुकूलन का प्रयोग करके देख सकेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि कि टीचिंग के समय किस विधि का प्रयोग किया गया है, जैसे इसके अंतर्गत है प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शनी विधि, स्पष्टीकरण। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है, जैसे इसके अंतर्गत है चार्ट, चॉक, डस्टर इत्यादि। इसके बाद पूरे ज्ञान लिखते हैं। इसके अंतर्गत लिखा है छात्रों में को अनुकूलन से संबंधित सामान्य जानकारी है। इसके बाद पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक का कथन होता है और छात्र कथन होता है। इसमें छात्राध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन पूछती हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं। जैसे छात्राध्यापिका कथन में पहला क्वेश्चन है, जल में पाए जाने वाले किन्हीं 3 जीवों का नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में मछली, डॉल्फिन, ऑक्टोपस। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, यदि मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में मछली मर जाएगी लिखा गया है। छात्राध्यापक का कथन में तीसरा क्वेश्चन है, मछली को जल से बाहर निकालने पर निकाल देते हैं तो क्यों मर जाती है। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, छात्रों आज हम लोग अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। पहले छात्राध्यापक कथन में पहला है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, जलीय पौधे रेगिस्तान में क्यों जीवित नहीं रह पाते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में क्योंकि जलीय पौधों के लिए रेगिस्तान का वातावरण अनुकूलित नहीं है। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, अनुकूलन क्या है। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाता, इसलिए छात्र कथन में मौत। फिर छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण है, उपयुक्त दशाओं द्वारा पर्यावरण मतलब वातावरण के अनुसार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी एक विशेष वातावरण में रहते हैं। ये प्रायः 3 हैं, जल, स्थल और वायु। इसी आधार पर जंतु और पौधे जलीय, स्थलीय या वायवीय होते हैं। जलीय अनुकूलन में जलीय जंतु मेढक, मछली तथा जलीय पौधा सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि में जलीय अनुकूलन होता है। छात्राध्यापकों द्वारा जो समझाया जाता है उसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे है छात्राध्यापक कथन में, जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सर्ग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण वे जल में निवास कर पाते हैं। जंतुओं की तरह जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदुतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं, अतः जलीय पौधे स्पंजी और हल्के होते हैं। ये जो छात्राध्यापक द्वारा जो समझाया जाता है उसे हम श्यामपट्टकार पे चित्र के माध्यम भी समझा सकते हैं। जैसे मछली में क्लोम कैसे होता है, इसको भी हम श्यामपट्ट पे बना सकते हैं। आगे है छात्राध्यापक का कथन में, जलीय पौधे जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको सड़ने से बचाती है, जैसे हाइड्रीला, सिंघाड़ा, कुमुदनी, सिंघाड़ इत्यादि। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में जो छात्राध्यापकों द्वारा समझाया गया है उसी में से छात्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोधात्मक प्रश्न में पहला है, किन्हीं 2 जलीय जंतु का नाम लिखिए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में मछली, मेढक। फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, किन्हीं 2 जलीय जंतु के जलीय पौधों का नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में जलकुंभी और हाइड्रीला। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं, इसलिए
श्यामपट्ट कार्य में जो छात्रों द्वारा आंसर दिया गया उससे लिखा गया है। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला है, ऊंट रेगिस्तान में कैसे जीवित रह लेता है। छात्र इसका आंसर देते हैं। छात्र कथन में ऊंट में रेगिस्तान के अनुकूलन के लिए उसके पैर लंबे तथा गद्देदार तलवे पाया जाता है जिससे यह वहां जीवित रह लेते हैं, और उसके अंतर्गत कुबड़ भी पाया जाता है। इसके कारण भी रेगिस्तान में ऊंट जीवित रह लेते हैं। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन है, स्थलीय अनुकूलन क्या है। इसका आंसर नहीं दे पाता छात्र, इसलिए छात्र कथन में मौन। फिर छात्र अध्यापक कथन में स्पष्टीकरण, स्थलीय जंतु जैसे गाय तथा स्थलीय पादप जैसे नीम, अमरूद आदि में भी वातावरण के अनुसार होता है। स्थलीय जंतु में प्रचलन के लिए 4 पाद पाए जाते हैं। सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली तथा फैली हुई होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। और मरुस्थल जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों में भी अनुकूलन होता है, जैसे तना मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है नागफनी, सतावर। इसके बाद वायुवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन के अंतर्गत है वायवीय कीट, तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। वायवीय जंतु जैसे तोता, कबूतर और गौरैया आदि में अग्रपद ही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का होता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश में हवा भर जाती है। जैसे कोई भी जैसे वायवीय अनुकूलन में हम किसी कीट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका फिगर के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद है छात्र अध्यापक कथन में बोधात्मक प्रश्न, कि छात्र अध्यापक द्वारा जो पढ़ाया गया छात्रों को उसी में से बोधात्मक प्रश्न किया जाता है छात्रों से। जैसे छात्र अध्यापक कथन में पहला बोधात्मक प्रश्न है, किन्हीं 2 जलीय स्थलीय जंतुओं के नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं। जैसे छात्र कथन में बिल्ली, गाय। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न है, किन्हीं 2 वायवीय जंतु के नाम बताइए। छात्र इसका आंसर देते हैं। इसलिए छात्र कथन में तोता, गौरैया। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया गया है उसे श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। इससे छात्रों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय जंतु के लक्षण लिखिए, और दूसरा प्रश्न है, जलीय जंतु के लक्षण लिखिए। इसके बाद निरीक्षण कार्य, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तो छात्रा अध्यापक कक्षा में निरीक्षण करेंगी। इसके बाद गृह कार्य, छात्रों से घर से करने के लिए इसी में से कार्य दिया जाता है। जैसे पहला गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है, स्थलीय पौधों के लक्षण लिखिए, और दूसरा है, किन्हीं 3 वायवीय जंतु के नाम लिखिए।